हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर वीडियो सेशन। पिछले सेशन में बेटा हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा, हमने वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा और उससे पहले हम लोग मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पढ़ चुके हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जी, तो आज का डिस्कशन जैसे आप देख रहे हैं, हम बात करेंगे किसी एक स्मॉल करंट एलिमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बायट-सैवर्ट्स लॉ। और उस बायट-सैवर्ट लॉ को यूज करके हम किसी भी एक करंट लूप से या कहीं पे भी, जैसे सर्कुलर करंट लूप है या कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो टॉपिक क्या लिखा है मैंने? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट से, स्मॉल करंट एलिमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको क्या कहा जाता है? बायट-सैवर्ट लॉ। यहां पे मैंने कंडक्टर लिया है बेटा, कंडक्टर एक्स वाई लिया है। इसका एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया है हमने ए बी, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड पी पे हम देखना चाह रहे हैं और उसके लिए एक लॉ है, या इस करंट एलिमेंट से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी वो समझते हैं सबसे पहले। सो कंसिडर अ कंडक्टर, consider a conductor xy having current I as shown in the figure. Let ideal be a small current element of the conductor as shown in the figure के अंदर जो शो किया गया। ठीक है, the magnitude dB of the magnetic field at point P due to this small current element according to Watt-Saiwert's law depend as dB किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? dB is proportional to ideal करंट एलिमेंट की लेंथ, और या करंट एलिमेंट का मतलब ये स्मॉल लेंथ इनटू करंट। dB किसके प्रोपोर्शनल है? L के। dB is proportional to 1 upon r square, dB is proportional to sin थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? आइडियल और r के बीच का एंगल है। थीटा कौन सा एंगल है बेटा? आइडियल और r के बीच का एंगल है। इन तीनों को कंबाइन करें तो dB क्या आ जाता है? dB is proportional to IDL sin थीटा अपॉन r square, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin थीटा अपॉन r square। ठीक है, सो ये क्या है? इस स्मॉल करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, इस स्मॉल करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे। ठीक है, तो dB is equal to क्या आ गया? mu naught upon 4 pi IDL sin थीटा। Here mu naught upon 4 pi is equal to 10 raised to the power -7। mu naught upon 4 pi क्या है? 10 raised to the power -7 होता है। और या यहां से क्या आया? म्यू नॉट किसके इक्वल आया? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला
टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इज द यूनिट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक जैसे हमने वहां पे पढ़ी थी ना, एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, अब इन वेक्टर फॉर्म, इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म डीवी वेक्टर क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब आएगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और यहां से पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट होगा किन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, आइडियल और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बेटा, आइडियल और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बायट-सैवर्ट लॉ। और ये समझा हमने किसी एक स्मॉल करंट एलिमेंट से कहीं पे भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। अब इसी चीज का यूज करके, बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करके हम किसी एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे या उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसी एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड या बायट-सैवर्ट लॉ, कूलम्स लॉ में क्या क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है वो समझते हैं। तो हमने कूलम्स लॉ क्या पढ़ा है, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught mod of Q1 Q2 upon R square। सबसे पहले तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों में सुपरपोजिशन लॉ यूज कर सकते हैं हम लोग, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हमने डिफरेंट चार्जेस के लिए पढ़ा था, यहाँ पे डिफरेंट करंट एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। दोनों किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का आइडियल, वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। और अगर हम देखें कि डीबी वेक्टर जो होगा वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो किसके अलोंग होगा, दैट विल बी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये सारे पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी में है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के फॉर्म में आप इसको लिखेंगे बेटा। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, थीटा का डिपेंडेंस है, थीटा का डिपेंडेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा का कोई डिपेंडेंस नहीं होगा। तो these are the similarities और differences between the बायट-सैवर्ट लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ के बारे में हमने डिस्कशन किया, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। एक और चीज है यहाँ पे, वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। जैसे अभी पढ़ा हमने कि हम या ये कहें कि किसी भी मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी। देखिए कैसे समझते हैं हम लोग। हम एक्चुअली C की वैल्यू निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कैन आई राइट इट एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लिख सकता हूं ऐसे। म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट बाय 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, 1 अपॉन 9 इनटू 10 रेज़ टू द पावर 9। और ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अभी पढ़ा हमने, 10 रेज़ टू द पावर -7। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16। और दिस इज व्हाट, c स्क्वायर, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 का स्क्वायर।
तो यहां से क्या आया बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, सी इज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की हमने कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बायट-सैवर्ट लॉ को यूज करके किसी एक सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये सेंटर वाला आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में है वो सर्कुलर लूप के एक्सिस पे है, सेंटर वाला पार्ट नहीं है। दोनों करेंगे हम लोग, सेंटर वाला भी करेंगे और हम एक्सिस वाला भी करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब हम बेसिकली 2 या 3 चीजें जो देखने वाले हैं उसमें हम लोग बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ का यूज किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस पार्ट वी विल बी यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करेंगे हम। चलिए, तो जैसे बताया मैंने आपको कि हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। किसी एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a circular current carrying loop। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लेंगे जिसके सेंटर पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, ये इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। यहां पे हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया क्योंकि हमें किसका यूज करना है, बायट-सैवर्ट लॉ का यूज करना है। और ये करंट एलिमेंट हम क्या करेंगे, इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के पूरे लूप के लिए। देखिए बेटा कैसे, कंसिडर अ सर्कुलर लूप हैविंग सेंटर O and radius small r. Let the current flowing through the loop is इसी सर्कुलर लूप से करंट इज आई, लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप इज आई। ठीक है, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, B due to this current loop at its center पे हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। we take a small current element ideal of the current loop. So by applying Bayett's law, the magnitude dB of the magnetic field will be, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी, वो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अब अगर मुझे
पूरी की पूरी लूप, पूरे के पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B at O will be, तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन dB, मुझे इंटीग्रेशन dB मुझे इस पूरे के पूरे लूप के लिए चाहिए, तो इस लूप की लेंथ हो जाएगा 0 to 2 pi r, तो B क्या हो जाएगा, dB की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 pi I dl साइन, इस केस में 90 डिग्री होगा बेटा, थीटा 90 डिग्री r और आइडियल वेक्टर के बीच में। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 pi r, तो क्या क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 pi r स्क्वायर 0 to 2 pi r dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो L आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 pi r स्क्वायर 2 pi r माइनस 0, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो L आएगा, लिमिट पुट करेंगे 2 pi r माइनस 0, सो B इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 pi r इंटू 2 pi r, 2 pi से 2 pi कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, म्यू नॉट I अपॉन 2r, और अगर लूप के n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इफ द लूप हैज n number of turns, if the loop has n number of turns, तो B किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट ni अपॉन 2r, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ni अपॉन 2r हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या किया हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली सेंटर पे बेटा। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल हमने क्या करना है, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और थंब किसको पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब किसको पॉइंट करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो आउटवर्ड। ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी सर्कुलर लूप में या किसी भी लूप में क्लॉकवाइज करंट है तो उसको हम साउथ पोलैरिटी भी कहते हैं, या इनवर्ड लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो हमेशा आउटवर्ड होगा, और उसको क्या लेंगे, नॉर्थ पोलैरिटी, उसको क्या लेंगे, नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बच्चे, अब या मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली सेर्कुलर लूप से। अब अगर सर्कुलर लूप ना होके सेमी सर्कुलर लूप है, या सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो अगर सर्कल का सेमी सर्कल है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ, म्यू नॉट I अपॉन 4r। ठीक है, किसी एक सेमी सर्कल से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसका हाफ। अगर क्वार्टर पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो 1/4 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। जैसे थीटा एंगल है तो थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एक सर्कुलर लूप के कितने भी पार्ट से, मतलब अगर हाफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगी, अगर 1/4 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/4 हो जाएगी। अगर इसका एंगल थीटा है सेंटर पे, तो यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री या 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे सेमी सर्कल होगा तो ये पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हाफ आ गया। ठीक है, अगर 1/4 पार्ट है तो थीटा क्या होगा, π/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। इस तरह से तो आपने ये समझ लिया कि किसी एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे, तो उसी को आप सेमी सर्कल के लिए बात कर सकते हैं, उसके क्वाड्रेंट के लिए बात कर सकते हैं, या किसी भी एंगल के लिए बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकाली उसके सेंटर पे। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद एक और डेरिवेशन देखेंगे, जहां पे क्या करेंगे हम लोग, किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा है डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट इन डिफरेंट रिफ्रेशर बुक्स यू विल फाइंड इट। और इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, क्योंकि
किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा डेफिनेटली, अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल तो इसके यूज करने ही करने हैं हम लोग। तो पहले हम किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लेंगे और फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि वो कंडक्टर इनफाइनाइट है, ठीक है। या पहले कंडक्टर लेंगे और उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाएंगे एंगल की और उसको हम इनफाइनाइट कंडक्टर बना देंगे। तो चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ infinite long straight current carrying conductor, ठीक है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वजह से हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे बताया बेटा आपको, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। यहाँ पे ये क्या किया हमने, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया आइडियल, और ये वाला एंगल क्या हो गया थीटा, ये वाला एंगल फाई हो गया, ये वाले एंगल क्या हो गए, दिस एंगल इज फाई टू, दिस एंगल इज फाई वन। अब देखो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आर हो गया, ये ए आ गया और ये डिस्टेंस एल है, डिस्टेंस एल है। अब मुझे क्या करना है, बाइट-सेवर्ट लॉ का यूज करना है और इस करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए φ1 और φ2, जब φ2 हमने क्या पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। ये कंडक्टर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल φ2 क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये कंडक्टर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम dB के लिए लिमिट्स डालेंगे तो हम किसकी लिमिट्स डालेंगे, फाई की लिमिट्स डालेंगे। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसमें सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। कंसिडर एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर XY having current I as shown in the figure. to calculate the magnetic field due to this straight conductor, we take a small current element ideal of the conductor, and dB be the magnitude of magnetic field due to this current element at point P. तो by using बाइट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके क्या होगा, dB को क्या लिखेंगे, dB is equal to ideal sin theta upon ideal sin theta mu naught upon
4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे कहा मैंने कि इसको इनफाइनाइट कंडक्टर बनाने के लिए मुझे φ1 और φ2 की लिमिट्स चाहिए, और उसके लिए मुझे थीटा को किस में चेंज करना है, फाई में चेंज करना है। आई हैव टू चेंज दिस थीटा इनटू फाई, ठीक है बेटा। और मुझे डीएल को चेंज करना है, मुझे आर को चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिए ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। इन ट्रायंगल POA POB ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल है, ये POB, ये बहुत इनफाइनाइट स्मॉल है तो ये क्लोज है पॉइंट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा, या पहले इसी ट्रायंगल के अंदर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री है तो थीटा प्लस फाई क्या है 90 डिग्री, और थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस 5, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 5, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा cos 5। तो ये पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया। साइन थीटा की जगह क्या, साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, tan 5 के अंदर, cos 5 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फिर इसी ट्रायंगल के अंदर बेटा tan 5 क्या हो जाएगा, tan 5 is L upon A, तो L क्या हो जाएगा, A tan 5, ठीक है। और फाई और डी फाई के फॉर्म में मुझे चेंज करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dl by d फाई क्या हो जाएगा, a secant square थीटा secant square फाई हो गया। तो dl क्या आ गया, a secant square फाई d फाई, that is इक्वेशन नंबर 3। dl की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर एक और चीज देख लेते हैं, वो क्या, cos फाई देखते हैं। cos फाई क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर, cos फाई क्या हो जाएगा बेटा, cos फाई क्या हो जाएगा a अपॉन r, तो वहां से क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। r क्या हो जाएगा, a अपॉन cos फाई या a secant फाई, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू, डीएल की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहां पे, ठीक है। किस किस की वैल्यू, साइन थीटा की, डीएल की और आर की। चलिए पुट करते हैं। ये इतना लिखने के बाद अगला स्टेप कर रहा हूं मैं। क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, डीएल एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4 respectively in equation 1, ठीक है। देखते हैं बेटा dB क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, dl की जगह क्या आ गया बेटा, dl की जगह क्या आ गया, a secant square फाई d फाई, साइन थीटा की जगह क्या आ गया, cos फाई, और नीचे r की जगह क्या आ गया, a secant फाई का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, dB इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I a स्क्वायर है और a है, तो नीचे क्या बचेगा, a बचेगा, और सेकेंड स्क्वायर फाई से सेकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, cos फाई d फाई। अब क्या करना है मुझे, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, लिमिट -φ2 और इधर क्या +φ1,
प्लस फाइव वन। और जब मैं इसको 90 पुट करूंगा दोनों को तो क्या हो जाएगा दोनों को 90 पुट किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम अ इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग किसी लेंथ के कंडक्टर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहले जो रिलेशन आएगा वो किसी भी लेंथ के लिए हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको इनफाइनाइट बनाएंगे तो इनफाइनाइट कंडक्टर जब बनाएंगे तो फाई वन और फाई टू की लिमिट क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे बेटा। ठीक है, तो dB इज इक्वल टू क्या आ गया, dB इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a I cos phi d phi। ठीक है, तो so the magnetic field B at P due to conductor XY कंडक्टर, और जब इसको इनफाइनाइट बनाएंगे तो फाई वन और फाई टू दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर XY क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई टू से फाई वन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a cos phi d phi। क्या बाहर आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट I भी था यहाँ पे, I अपॉन 4 पाई a बाहर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा लंबा डेरिवेशन है, सो इट इज लिटिल बिट लॉन्ग, cos phi d phi आ जाएगा। B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I 4 पाई a cos phi का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, sin phi, लिमिट क्या है माइनस फाई टू फाई वन। B इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a sin ऑफ फाई टू फाई वन माइनस साइन ऑफ माइनस फाई टू। तो ये क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। B इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू। ठीक है बेटा, क्लियर। अब फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, for conductor when the conductor is infinite and point P lies near to the center जब लाई करेगा तो क्या होगा, फाई वन और फाई टू, फाई वन एंड फाई टू बोथ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा ये 90 हो गया और ये इधर 90 हो गया, और पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, इस इनफाइनाइट कंडक्टर XY के दोनों एंड्स पे, और ये कहां पे, सेंटर पे। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90। तो ये क्या हो गया बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, 2 आ जाएगा 1 प्लस 1। तो हमेशा ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, और कहां पे, उसके मिड पॉइंट के आसपास क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट P किसी एक एंड की तरफ है, x की तरफ है या y की तरफ है, उस केस में क्या होगा, एक एंगल फाई वन या फाई टू में से एक एंगल 0 होगा और एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, clear? So when the point P lies close to one of the ends, that is x और y, उस केस में क्या होगा, या तो फाई वन 0 होगा और फाई टू 90 डिग्री होगा, और दूसरा केस क्या बनेगा, फाई वन 90
एंड फाई टू 0 डिग्री बेटा। उस केस में क्या होगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ये कब है, when it is towards one of the ends, when it is towards one of the ends। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसको राइट हैंड में होल्ड करना है इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो फिंगर्स हैं वो किसमें, फिंगर्स, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या पॉइंट करेगा, हमने राइट हैंड रूल है, सर्कुलर करंट रूल के लिए राइट हैंड पाम रूल कह सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हो गया। स्ट्रेट कंडक्टर को हमने अपने राइट हैंड में होल्ड करना है सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ठीक है, अब इसी में एक और केस बन सकता है, वो देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा वो। वहां पे क्या होगा कि ये एक फाइनाइट लेंथ का, ये क्या है, एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, उसके लिए भी एक केस बन सकता है। तो हमने आज बेटा बायट-सवेट लॉ पढ़ा। बायट-सवेट लॉ को यूज करके हमने क्या करा, किसी एक सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली और हमने किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। और इसके नोट्स आपने सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर के आप क्वेश्चन, सर्कुलर लूप के या स्ट्रेट कंडक्टर के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।